हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कैसा है आपका एक्सपीरियंस इस लॉकडाउन में अपनी नई क्लास को शुरू करने का। जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी, बहुत सारी मुश्किल आ रही होंगी। मुश्किलें इतनी आ रही होंगी कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप अपना नए सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, कि इन सब्जेक्ट्स को हम कैसे समझें। देखिए, जैसे आप लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस है तो हमारे लिए भी एक्सपीरियंस नया है कि बच्चा हमारे सामने नहीं है, हमें फिर भी उसको पढ़ाना है। तो मैंने अपनी तरफ से ये पहल की है, ये कोशिश की है कि आपको सामने ना रहते हुए भी इतने इंटरेस्टिंग ढंग से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है कि उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा पसंद आएगा। तो बच्चों, इसके लिए आपका भी मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है आपके लिए ये सोचकर चलना कि सिचुएशन जैसे भी हो उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। सिचुएशंस नहीं बदल रही हैं तो कोई बात नहीं, हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए, हमें अपनी सोच को बदल लेना चाहिए। बेटा, टाइम जैसा भी निकल रहा है, जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, ये दोबारा वापस आने वाला नहीं है। आप कोरोना के बारे में जितना मर्जी सोचते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर सकते हैं तो वो ये है कि आप अपना सोचने का तरीका चेंज कर सकते हैं। आपके इस जो आपको जिंदगी भगवान ने दी है, इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें आपके किसी काम की नहीं है। आपको अपनी स्टडीज में ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी। ये जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आपका माना जाएगा। मैंने बात की प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा अच्छा चैप्टर है। मतलब नॉलेजफुल चैप्टर भी है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बच्चों, रेडी हैं आप सभी? चलिए मैं आपसे बात करती हूँ कि चैप्टर के नाम की। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। आज जो भी मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ, इसमें मैं कोई आपको प्रैक्टिकल कराने नहीं जा रही इसका, कि सीधा ही पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करा दिया। नहीं बच्चों, पहले मैं आपको इसका बेस समझाने जा रही हूँ। लेकिन बच्चों, बेस तो मैं आपको समझा दूं, लेकिन इससे पहले जितने भी सारी बेसिक टर्म्स मैंने आपको कराई हैं, वो सारी बेसिक टर्म्स का आपके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक टर्म्स कैसे? कि कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ड्राइंग क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, परचेज क्या होती है, सेल क्या होती है। बहुत सारे ऐसे बेसिक टर्म्स हैं, या सभी मैंने आपको करा दी हैं। इन सब का आपके लिए क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सब क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखना पड़ेगा और उसके बाद इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अकाउंटिंग क्वेश्चन के आपको मैंने बेसिक्स कराने हैं, लेकिन उससे पहले ये एक चीज मैंने ऊपर लिखी है, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इसका क्या मतलब है बच्चों? मेन एक बात आप समझ लीजिए। अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको एक बात समझनी जरूरी है कि अकाउंटिंग में ये माना जाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन होती है लेन देन। बिजनेस में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक लेन देन का डबल साइड इफेक्ट पड़ता है। डबल साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेन देन आप करो तो कुछ ना कुछ आ रहा होता है और कुछ ना कुछ बदले में जा रहा होता है। तो इसे ही डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। और इसी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होके हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो आज आपके सामने मैंने लिखी है, ये एसेट्स इजिकल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल कैसे होती है, ये आपको मैंने समझाया था। और ये एक ही बार इक्वल नहीं होती, कभी भी आप देख लो, एक एक कदम बिजनेस चलता रहेगा तो किसी भी कदम पर आप रुक कर देख लीजिए, कभी भी आपकी एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल ही आएंगी, हमेशा हमेशा। इस इक्वेशन को ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाएगा। देखो, आपने 10th क्लास तक इक्वेशन के बारे में तो पढ़ा है। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है कि जब कोई दो टर्म्स आपस में इक्वल होती है तो वो इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन के साथ एक वर्ड ऐड कर दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब अकाउंट्स में जो कोई चीज आपस में इक्वल है, दो टर्म्स आपस में इक्वल हैं, वो क्या बन गई? अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। इसकी एक तरफ रहती हैं सारी एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल। तो चलो बच्चों, आपको ये एक थोड़ा सा मैं हिसाब समझा दूं कि कैपिटल, फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद इसको चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके बाद हम
अगले वीडियो में बात करेंगे। तो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होता है कि जो एक मालिक, देखे एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चाहिए होता है? पैसा। ठीक है बच्चों, मानते हो इस चीज को? ठीक है, नॉलेज भी चाहिए होती है, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, लेकिन एक पर्सन के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है उसके हाथ में, तो पैसे का काम तो भाई पैसा ही करेगा। तो उसके पास थोड़ा सा पैसा अपना है और कुछ पैसा वो उधार भी ले लेता है। तो मैं मान लेती हूँ एक बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस मान लेते हैं कि एक पर्सन के पास अपने 5 लाख रुपए हैं, उसने वो लगाया अपने बिजनेस में, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना एक्सपीरियंस, जो भी नॉलेज उसके पास है सब कुछ लगाना पड़ेगा, अपनी दिल जान मेहनत सब कुछ लगाना पड़ेगा, साथ में पैसे भी लगाने पड़ेंगे। जो पैसा उसने अपना खुद का लगाया उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, 5 लाख रुपए उसने अपना लगाया। अब अपने 5 लाख हैं तो 1, 1.5, 2 लाख का उधार भी उसे कोई दे ही देगा। तो 5 लाख अपने और 2 लाख उधार के, तो 5 और 2 टोटल मिला के कितने हो गए? 7। तो इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल रहता है, जो कि बन जाएगा किसके इक्वल? एसेट्स के इक्वल। एसेट क्या होती है? देखो ये 7 लाख रुपए आपके पास आ गए, आपने आगे इन्हें इन पैसों को किस किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत थी, कौन कौन सी एसेट्स की जरूरत थी, जिस पर जो है बिजनेसमैन का खुद का कंट्रोल होता है, वो हमारी एसेट्स होती हैं। अब एसेट्स में क्या कुछ होता है? कैश होता है, स्टॉक होता है, डाटर्स होते हैं, आपका मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, ऐसी बहुत सारी एसेट्स होती हैं जिनके थ्रू बिजनेस किया जाता है। तो चलो बच्चों, ये हो गई आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन। अब आपने बड़ी बारीकी से मेरी बात को सुनना और समझना है कि मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा ही एसेट्स का टोटल जो है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर आएगा ही आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये मिसमैच करेगा। तो ऐसा क्या इफेक्ट होगा कि ये हमेशा इक्वल आएगा? क्या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इक्वल नहीं आएगा? नहीं, हमेशा ही ये इक्वल ही आएगा। तो इस चीज को समझ लेते हैं कि जैसे जैसे एक एक बिजनेस एक कदम चलता जाएगा, हर एक कदम के लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन में फर्क पड़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे फर्क पड़ेगा, आप हर एक फर्क के बाद आप टेस्ट करते रहिए कि क्या आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बराबर आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल बराबर आती रहेगी। अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो प्रैक्टिकल है उसको करने के लायक आपको बनने के लिए ये वीडियो समझनी सुननी बड़ी ही जरूरी है। तो इसमें से सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। तो हम आज बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि कैपिटल जो है वो कौन कौन से, ऐसे बड़े ध्यान से आपने सुनना है कि कैपिटल ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ती है, और दूसरी तरफ रीजन बताऊंगी जिनकी वजह से कैपिटल घटती है। तो बच्चों आप सभी अपने पास नोटबुक और पेन अपना रेडी रखिए। जो मैं पॉइंट्स बताती जाऊंगी आप वीडियो को पॉज करके अपने पास नोट करते जाइए, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगी आपको उसको सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको क्या ये मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं आई, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया तो भी मुझे बताइए, और नहीं आया तो भी बताइए, ताकि मैं किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बात की आपसे कैपिटल की, फिर मैं लायबिलिटीज की, फिर मैं एसेट्स की बात करूंगी आपसे। तो सबसे पहले कैपिटल। तो बच्चों कैपिटल जो है वो बिजनेस में आपको क्या लगता है कि जैसे सपोज अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि 5 लाख रुपए आपके पास अपने हैं, 2 लाख उधार लिया आपने, टोटल 7 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए एसेट्स में। तो आपका बिजनेस का दायरा कितने हो गया? 7 लाख रुपए का, जिसमें से 5 लाख आपके अपने हैं और 2 लाख आपके उधार के हैं। तब आपको क्या लगता है कि जो ये 5 लाख रुपए आपने अपने लगाए हैं कि क्या ये हमेशा 5 लाख ही रहेंगे? आप सोच के देखिए इस बात को कि क्या आपको लगता है कि ये 5 लाख रुपए कभी भी कम नहीं होंगे या ज्यादा नहीं होंगे? अगर ऐसा आप सोचते हैं फिर तो इसका मतलब एक जो बंदा है जो बिजनेस में लगा हो वो तो महामूर्ख है, बेवकूफ है वो, कि 5 लाख रुपए लगाए, आज भी 5 लाख हैं, 4 साल बाद भी 5 लाख है, फिर वो कर क्या रहा है? टाइम वेस्ट कर रहा है। आप सोच के तो देखिए ना, उसका मेन मकसद क्या होता है कि जो उसकी कैपिटल है वो बढ़े, किसी तरह से वो बढ़ेगी कैसे कैसे। तो बच्चों मैं आपको इसका रीजन बता देती हूँ, आपको एक एक करके मैं रीजन बता रही हूँ, आप अपने पास नोट करते जाइए सभी बच्चे, पहले समझे सुने और फिर वीडियो पॉज करके, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो वीडियो को 4 बार आप प्ले करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो क्लास में बोलने में और यहाँ समझाने में फर्क है। क्लास में एक बात को 1 बार 2 बार सामने आमने बोला जाता है, लेकिन यहाँ वीडियो को आप अगर 5-7 बार भी प्ले करके, अगर आपको लग रहा है टॉपिक आपका नया है, आपको 2-3-4 बार में सुनने में समझ में आएगा तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बात करी कि कैपिटल, जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है वो घटता भी रह सकता है और बढ़ता भी रह सकता है। अगर इस समय देखो बिजनेस की बात करते हैं
जैसे इस समय ये बीमारी चली हुई है कोरोना, इसकी वजह से जो बिजनेसमैन है उसको दिन रात नुकसान हो रहा है। तो वो क्या रहा है, उसका जो लगाया हुआ पैसा था वो लगातार कम होता चला जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है। तो बिजनेस में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी इवेंट्स, घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से उसकी कैपिटल कम भी हो सकती है और कैपिटल बढ़ती भी रह सकती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, एक तरफा नहीं हो सकता कि उसकी कैपिटल खाली बढ़ती रहे? नहीं बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिजनेस में अगर रिस्क ना लिया जाए तो बिजनेस किस बात का है। बिजनेस में रिस्क लेना उसके बिजनेस की परछाई की तरह से होता है, कि जैसे आप अपनी परछाई को काट के अलग नहीं कर सकते ना, इसी तरीके से बिजनेस में रिस्क को काट के आप अलग कर ही नहीं सकते। आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, और जितना बड़ा रिस्क उठाएगा पर्सन उतना बड़ा प्रॉफिट या उतना बड़ा लॉस उसको हो सकता है। अगर लॉस उठाने की उसके अंदर हिम्मत है तो ही प्रॉफिट कमाने की उसकी हैसियत होगी। अगर वो लॉस उठाने का दम नहीं रखता तो उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए, फिर तो उसको नौकरी करनी चाहिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम कि कैपिटल के बढ़ने के रीजन कौन से होते हैं और घटने के रीजन कौन कौन से होते हैं। मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ, सुनते जाइए। आप पहले सुनेंगे और उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है बच्चे। पहला है इंक्रीज होने का रीजन, कि कैपिटल थी, जैसे सबसे पहला स्टार्ट पॉइंट ही मैंने लिया, आपने इसको भी बड़े गौर से सुनना है, कि व्हेन कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक बैलेंस और एनी अदर एसेट। आपने ये गलती दिमाग में नहीं लानी कि खाली कैश ही आपकी, खाली कैश लगा के ही पर्सन जो है बंदा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। आप कैश के साथ कोई भी एसेट या लायबिलिटी लेके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक पर्सन के पास कैश है 5 लाख रुपए, बैंक में उसके 2 लाख रुपए हैं, मशीनरी उसने पुरानी कहीं से ली सपोज 3 लाख रुपए की, और स्टॉक भी है उसके पास 8 लाख रुपए का। तो 8 और 3 11 और 2 17, सॉरी 11 और 2 13 और 5 18 लाख रुपए कैपिटल हो जाएगी। अगर उसने खाली कैश लगाया तो कैपिटल 5 लाख है। आप ध्यान से देखो ना, अगर खाली कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करना तो 5 लाख है। उसने बैंक बैलेंस भी इसमें झोंक दिया, लगा दिया 2 लाख रुपए, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 7 लाख रुपए। अगर उसके पास एक मशीनरी थी नई पुरानी जैसी भी 3 लाख रुपए की, वो भी लगा दी उसने, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी जी, 10 लाख रुपए। अगर उसने स्टॉक भी लगा दिया 8 लाख का, तो कितनी कैपिटल हो जाएगी, 18 लाख रुपए। तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल का मतलब है कि जिस भी पूंजी के साथ, जिस भी जमा पूंजी के साथ, जिस भी स्टॉक एसेट्स के साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो उसकी, जिसका जो उसका खुद का है, जो उसने उधार नहीं लिया किसी से, तो वो उसकी कैपिटल हो जाएगी। उसमें से कुछ भी उधार नहीं लिया हुआ इसने, उसका अपना है ये, तो कैपिटल कितनी हो गई, 18 लाख रुपए। तो पहला रीजन ये हो गया कि कैपिटल कैसे बढ़ेगी, बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिस जिस चीज के साथ भी, तो उससे कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब दूसरी तरफ इसका एक डिक्रीज होने का रीजन कर लेते हैं, एक एक रीजन करते जाएंगे ना हम। डिक्रीज होने का रीजन क्या है कि पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कैश या बैंक से या गुड्स में से, स्टॉक में से अगर निकाल लिया जाए, इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से आप समझिए कि अगर बिजनेस में पैसा लगाया जाएगा तो वो कैपिटल बढ़ेगी। देखो, उसी बिजनेस में से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो क्या होगा, कैपिटल घट जाएगी। अब बार बार मेरे दिमाग में यही कोरोना का एग्जांपल आता है कि जैसे एक पर्सन का बिजनेस पिछले 50 दिन से बंद पड़ा है, अब उसको घर के खर्चे के लिए पैसा तो चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ है, तो उसने अपने बिजनेस में से 50,000 रुपए निकाले और उसे घर में खर्च कर दिए। तो ये क्या हुआ, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए उसने पैसे, तो ये क्या हुई, ड्रॉइंग हुई। तो इससे क्या हो गया कि जो 5 लाख रुपए उसने कैपिटल लगाई हुई थी वो 50,000 रुपए कम होके 4.5 लाख रुपए रह गई। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई बढ़ने का रीजन क्या है और घटने का रीजन क्या है। तो ये पहला रीजन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों क्लियर नहीं भी हुआ तो आपके पास एक तरीका है कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरा ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चे, अगर आप आमने सामने हो तो देखो आप आमने सामने पूछ सकते हो, लेकिन आप इसमें भी जहां प्रॉब्लम होती है देखो हर जगह सोल्यूशन भी उसका होता है। ऐसा नहीं होता कि भगवान ने अगर प्रॉब्लम बनाई तो सोल्यूशन कुछ नहीं बनाया होगा। हर प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन होता है, तो आपने सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। ठीक है बच्चों, देखो दूसरा रीजन इसका मैंने बताया आपको, एडिशनल कैपिटल लगाने से आपकी कैपिटल बढ़ेगी। ये सारे बढ़ने के रीजन है ना, एडिशनल कैपिटल अगर लगाई जाए। अब एडिशनल कैपिटल क्या होती है, एडिशनल कैपिटल का मतलब है कि देखो एक तो कैपिटल वो हुई जो बिजनेस स्टार्ट करते समय, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दिया 18 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया उसने। एडिशनल कैपिटल का मतलब कि कुछ टाइम हो चुका है बिजनेस स्टार्ट किए हुए, अब उसके पास कहीं से और अरेंजमेंट हो गया। जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, समझ में आ सकता होगा कि जैसे सपोज करते हैं कि एक पर्सन ने अपने बेटे की शादी करनी थी, तो उसने अपने बेटे की शादी करने के लिए अपने बच्चे को बिजनेस करवाया, उसमें उसने 18 लाख रुपए लगा के उसको बिजनेस स्टार्ट करा दिया जी।
अब 18 लाख रुपए लगा के उसने अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसकी शादी हो गई और उसके दहेज में पैसे आए 5 लाख रुपए कैश, तो उसने वो भी अपने बिजनेस में लगा दिए। ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, जस्ट नॉर्मल एग्जांपल, जिससे आपको बात समझ में आए। तो वो भी उठा के उसने अपने बिजनेस में ही लगा दिए। तो ये क्या हुई? एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी, यानी पहले तो लगाई हुई थी और एडिशनल पैसा उसके अंदर और लगा दिया, तो ये क्या हुई? एडिशनल कैपिटल हुई। इससे भी आपकी जो कैपिटल है वो बढ़ती है। तीसरा रीजन है बढ़ने का, प्रॉफिट होने की वजह से। बिजनेस कर रहे हो आप, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है। अब मैंने बताया था आपको, जो पिछले पॉइंट्स है उसमें प्रॉफिट बताया था आपको, क्या होता है कि जब माल को, दोबारा से बता देती हूँ, जब माल को फायदे पर बेचा जाता है। देखो आपको कॉस्ट प्राइस दिया होता है एक जगह, क्वेश्चन जब आएगा आपको, जो गुड्स होते हैं उसका कॉस्ट प्राइस दिया होता है कि आपके माल जो है वो इतनी कॉस्ट का है, सपोज 10,000 का है, आपको 10,000 का पड़ता है, तो क्या आप 10,000 में ही बेच देंगे उसको? कई बार हो जाता है कि 10 की चीज 10 में बेचनी पड़ जाती है, लेकिन क्या हमेशा आप ही बेचेंगे इस तरह से कि 10 की आपको पड़ी, आपने 10 के आगे बेच दी? तो आप समाज सेवा के लिए बैठे हैं क्या? नहीं भाई, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। तो आप देखिए क्या होता है, 10,000 की कॉस्ट का जो माल है वो आपने 12,000 रुपए में बेच दिया, तो ये आपको जो ऊपर के 2,000 रुपए हैं, ये क्या हुआ? प्रॉफिट। ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा काम का पॉइंट है, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जरूर से जरूर आएगा। जो ये आपको ऊपर का 10,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, इससे क्या होगा? आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। आपको प्रॉफिट 12,000 का नहीं हुआ, देखो 10,000 तो आपकी कॉस्ट भी थी ना, जो 2,000 ऊपर का है वो, उससे आपको फायदा हुआ, उससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। यानी जो 5 लाख रुपए लगाए हुए थे वो कितने बन गए? 5,02,000 रुपए। ठीक है, और ये 2,000 रुपए किस वजह से बढ़े? आपके अगर गौर से देखा जाए तो आपको ईमानदारी से, दिन रात मेहनत करने से आपने अपनी दुकानदारी चलाई, माल बिका, तो आपको फायदा हुआ है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं लॉस की, कि लॉस की वजह से आपकी कैपिटल घट जाती है। देखो जहां प्रॉफिट है वहां लॉस भी हो सकता है। अब बिजनेस में, बिजनेस है तो प्रॉफिट भी चलता रहता है, लॉस भी चलता रहता है। अगर किसी वजह से 10,000 के माल की कीमत बाजार में घट के उसकी वैल्यू 8,000 रह जाए, तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। अब जैसे हम गोल्ड के एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड का रेट जो है, जब से ये पिछले 40-50 दिनों से गोल्ड का रेट पहले 39,000 था। अगर आप इसकी नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि आज से 45 दिन पहले उसका रेट 39,000 था, लेकिन आज की डेट में उसका रेट है 47,000, 47,000। 39,000 की चीज 47,000 की हो गई, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब ये रेट कम भी तो हो सकता था ना, तो लॉस की वजह से भी आपकी कैपिटल जो है वो कम हो सकती है, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इसका फोर्थ पॉइंट है इनकम होने की वजह से। इनकम क्या होती है? देखो प्रॉफिट में और इनकम में फर्क होता है। प्रॉफिट जो होता है वो रेगुलर नहीं होता, लेकिन इनकम जो होती है वो रेगुलर होती है। इनकम का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज आपको कहीं से किराया आ रहा है, कमीशन आ रही है, तो वो आपकी इनकम की वजह से, अगर आपको इनकम हो रही है तो उससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो उनकी वजह से आपकी कैपिटल घट जाएगी। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? कि जो आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी की सर्विसेज ली हैं, उसके बदले जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है वो एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी वजह से आपकी कैपिटल घट जाएगी। बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, ये 2 पॉइंट्स अगर आपने पिछले वीडियो में अगर ध्यान से नहीं सुने हैं तो आप उसको भी सुनिए। एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल कम होती है, लेकिन एक्सपेंडिचर की वजह से कभी भी कैपिटल कम नहीं होती। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक मोटे से तौर पर हिसाब लगा लेते हैं। एक्सपेंसेस होता है कि जो हमने करे हैं और उसके बदले मेरे पास सर्विसेज आ रही हैं, कोई मतलब फिजिकल कोई गुड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सैलरी होगी, बिजली का बिल हो गया, कि ये हमने दिए तो हैं लेकिन इसके बदले मेरे पास सिर्फ सर्विसेज आई हैं, कोई गुड्स वगैरह नहीं आए। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमने दिए हैं वो पैसे और उसके बदले मेरे पास एसेट आई है, तो वो एक्सपेंडिचर होते हैं। तो बच्चों एक्सपेंडिचर की वजह से कभी भी कैपिटल कम नहीं होती। मतलब एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि जैसे आपने माल खरीदा कैश में 2 लाख रुपए का, तो पैसे तो आपके गए, लेकिन क्या वो 2 लाख रुपए जो आपने खर्च किए हैं, क्या वो एक्सपेंसेस हैं? नहीं, वो एक्सपेंडिचर है। तो क्या उसकी वजह से कैपिटल कम होगी? बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो आपकी जो कैपिटल कम होती है वो एक्सपेंसेस की वजह से होती है, एक्सपेंडिचर की वजह से नहीं होती। ठीक है बच्चे, अगर आपको मेरी ये वाली बात अभी भी समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को और 20 मिनट पीछे ले जाके दोबारा से, 20 सेकंड पीछे ले जाके दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला कैपिटल का टॉपिक पूरा हुआ हमारा। अब हम बात करेंगे किसकी? लायबिलिटीज की। यस बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि कैपिटल कैसे कम और ज्यादा हो सकती है, वो आपको समझ में आ गए पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की, कैसे बढ़ेगी और कैसे कम होगी। इधर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? लायबिलिटीज, दायित्व बोलते हैं इसे हिंदी में। ये कैसे कैसे बढ़ेंगे ये मैंने लिख दिया। रीजन बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया। ये बढ़ने के रीजन है, ये घटने के रीजन है। ये बढ़ने का कैसा? पहला,
जब उधार माल खरीदा है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो आपके क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं, आपकी लायबिलिटी। ठीक है बच्चों। और जब उन सप्लायर्स को पेमेंट कर दी जाए तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। इसमें क्या मैं पॉइंट ले सकती हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि आपने मिस्टर सुरेश से 50,000 रुपए का माल उधार लिया, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, सुरेश के नाम से क्रेडिटर बन गया वो आपका, आपने उसको पेमेंट दे दी तो वो कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है लायबिलिटी बढ़ने का। अगर आपने कोई एसेट उधार खरीदी है तो उधार खरीदने से आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई। अगर आपने वेंडर कौन होता है, जो आपको विक्रेता, जिसने आपको एसेट उधार बेची है, वो होता है वेंडर। अगर आप उस वेंडर को पेमेंट कर दें तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसका तीसरा पॉइंट, जब बैंक से लोन लिया जाए, यानी बोरोड लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से लोन लिया जाए तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक से लोन लिया आपने तो बैंक लोन बन गया ना, आपके सिर पे कर्जा चढ़ गया ना। और अगर आप उस बैंक लोन की रीपेमेंट कर दें, आप उसकी सारी किस्तें चुका दें, धीरे धीरे करके जैसे चुका रहे हैं, तो जितने जितने चुकाते जाएंगे आप, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितने पैसे आपने रीपेमेंट कर दिए, तो उससे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम एसेट्स की। एसेट्स का बढ़ना और कम होना, आपके लिए ये वाली वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी रखूंगी और उसमें आपको हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, आपने भी अपना पूरा मन लगाना है इसमें, मैं भी अपने पूरे मन से समझा रही हूँ, तो दोनों तरफ से अगर मन से काम किया जाएगा तो जरूर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चलिए, एसेट्स का बढ़ना और कम होना। एसेट्स अगर बढ़ रही हैं तो इसके रीजन क्या है। देखो, एसेट को परचेज करने पर बढ़ेगी ना, चाहे हम उधार खरीदें चाहे नगद खरीदें, दोनों तरीके से हमारी एसेट बढ़ जाएगी। जैसे माल है, माल को उधार खरीदें चाहे नगद खरीदें, एसेट तो बढ़ेगी ना, माल तो बढ़ ही रहा है। लेकिन और दूसरा रीजन है कि एसेट को बेचने पर, यानी माल को बेच दिया, चाहे उधार बेचा चाहे नगद बेचा, दोनों तरीके से आपकी एसेट कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट समझना जरूरी है कि अगर नगद बेची जाएगी तो कैश बढ़ जाएगा, और अगर उधार बेची जाएगी तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब आप सोच रहे हैं मैंने डिक्रीज में पॉइंट लिखा है, माल कम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से एक चीज बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा, एसेट्स में से कैश कोई इनकम मिलने से बढ़ेगा। जैसे कोई इनकम हमें मिली है तो उससे कैश आपका बढ़ जाएगा, यानी एसेट आपकी बढ़ जाएगी। आपने ना बच्चों एक चीज समझनी है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उससे सिर्फ एक तरफा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई थी कि डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हर एक कदम, एक एक कदम करके बिजनेस चलते हैं। हर एक कदम के बाद आपने देखना है, हर एक कदम का जो इफेक्ट होगा वो दो साइड पड़ेगा, डबल इफेक्ट पड़ेगा। इसे ही डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। उस डबल इफेक्ट की वजह से ही तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर आएगी। सोचकर देखिए ना, अगर इफेक्ट एक साइड पड़ेगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन छोटी बड़ी नहीं हो जाएगी, वो इक्वल कैसे आएगी फिर। वो इक्वल आने के रीजन के पीछे ही मेन रीजन यही है कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो। हाँ जी बच्चों, इसका प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, आप इसे देखते जाइए कि गोपाल ने 75,000 रुपए कैपिटल लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 75,000। अब देखिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखना है। और दूसरी चीज आपने देखनी है कि क्या हर बार हर स्टेप पर अकाउंटिंग इक्वेशन का दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं। देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो 75,000 रुपए एसेट में कैश की तरफ बढ़ गए, 75,000 रुपए इधर कैपिटल की तरफ बढ़ गए 75,000 रुपए। तो दोनों का साइड का टोटल सिंपली जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश और कैपिटल में आपने प्लस कर दिया। दूसरे स्टेप पर है कि गोपाल ने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा, यानी कि कैश आपका चला गया और फर्नीचर आ गया। ट्रांजैक्शन कैसे हुई कि कैश चला गया और फर्नीचर आ गया। तो देखिए कैसे हमने इसको दिखाना है। आपके एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गई। ओल्ड इक्वेशन पहले आपने लिखनी है इसमें कि 75,000 रुपए आपके पास कैश में थे, लायबिलिटी 0, कैपिटल 75,000 थी। उसके बाद ट्रांजैक्शन आपने लिखनी है, मतलब ये जो इस बार आपने करना है 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले पुरानी इक्वेशन लिखनी है आपने, उसके बाद ट्रांजैक्शन यानी कि जो ये लेन देन हुआ, उसके बाद नई इक्वेशन। ठीक है, 75,000 रुपए आपके पास कैश था और कैपिटल थी 75,000। उसके बाद ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है कि 5,000 रुपए कैश में से चले गए और फर्नीचर में प्लस हो गए। कैश में से माइनस कर दिए, फर्नीचर में प्लस कर दिए। तो यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। कैपिटल में प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो 5,000 रुपए खर्च हुए ये एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इस बात पर गौर करना। कैश आपका 70,000 रह गया, फर्नीचर 5,000, लायबिलिटी 0 और कैपिटल 75,000। अब तीसरा पॉइंट देखिए,
देखो बच्चे, थर्ड पॉइंट है कि गुड परचेज फॉर कैश 20,000। गोपाल ने 20,000 रुपए का माल नगद खरीदा। तो आपने इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाना है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया। पहले ओल्ड इक्वेशन, फिर ट्रांजेक्शन, फिर न्यू इक्वेशन। ओल्ड इक्वेशन में कैश आपका 70,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स 0, लायबिलिटी 0 और कैपिटल 75,000। ये तो हमारा पुराना ही था। इसमें आपने क्या दिखाना है कि 20,000 रुपए का माल नगद खरीदा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? कैश चला जाएगा और गुड्स आ जाएंगे। तो कैश में से माइनस हो जाएगा 20,000 और गुड्स आपके प्लस हो जाएंगे 20,000। कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एक एसेट दूसरी एसेट में कन्वर्ट हो रही है। कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आपका ये देखिए यहाँ पर 70 में से 20 चले गए, 50,000 हो जाएगा। ये 5,000, गुड्स 20,000। आप इधर का टोटल कीजिए 75,000 और इधर का भी टोटल कीजिए 75,000। अगला, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 16,000। आपने उधार माल खरीदा 16,000 रुपए का। तो ये कैसे है? आप पहले पुरानी इक्वेशन लिख दीजिए। इसमें डबल साइड इफेक्ट आपका कैसे पड़ेगा? एक तो आपका माल बढ़ जाएगा, ऊपर से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने उधार माल खरीदा। देखो हर चीज में, हर एक ट्रांजेक्शन में आप देख रहे हैं डबल साइड इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें कैश पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड्स में 16,000 प्लस हो जाएंगे और क्रेडिटर्स में 16,000 प्लस हो जाएंगे। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप ये इफेक्ट करने के बाद 50,000 में 0 प्लस करा 50,000, ये 5,000, 20 में 16 प्लस करा 36,000, फिर 0 में 16 प्लस करा 16,000, 75,000। ठीक है बेटा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। इसमें 12,000 रुपए की लागत का माल 15,000 रुपए में उधार बेचा। यानी कि माल जितने का लिया उतने में थोड़ी बेच दोगे, फायदा भी तो करोगे अपना। 3,000 रुपए के फायदे पर बेचा है। तो इसका डबल इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ेगा। कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फर्नीचर पे भी क्योंकि उधार बेचा है इसलिए कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें गुड्स में से आपने गौर करना है इस बात पर, आपने देखना है कि लागत कितनी है 12,000। तो गुड्स में से 12,000 माइनस करना है आपने और कैपिटल में 3,000 प्लस हो जाएगा, ऊपर से डेटर्स में भी 15,000 प्लस हो जाएगा। जब आपने किसी को उधार माल बेचा है तो वो आपके डेटर बन गए। डेटर कितने के बनेंगे? 12 के नहीं बनेंगे, 15 के बनेंगे क्योंकि आपने 15,000 में बेचा है माल। और गुड्स कितने के कम हुए आपके पास से? 12,000 के। तो कैपिटल में 3,000 रुपए किस बात के आपने प्लस करे? क्योंकि आपको प्रॉफिट हो गया है। तो अब आप ये देखिए इसके डबल इफेक्ट ही हुआ। आप सोचोगे 3 जगह इफेक्ट है, नहीं, इसका इफेक्ट डबल ही है। अब इसको माइनस 12,000 प्लस 15,000, 3,000 प्लस हुए इस साइड, तो इस साइड भी 3,000 प्लस हुए। तो ये है डबल साइड इफेक्ट इसका। ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा पेड रेंट 1,000 रुपए। 1,000 रुपए रेंट पे किया। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपका एक्सपेंस है ये, कैश में से और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बाकी कहीं पर भी देखिए कोई इफेक्ट नहीं है इसका क्योंकि एक्सपेंसेस जो होते हैं कैपिटल में से माइनस होंगे। कैश में से पेमेंट की इसलिए कैश में से भी माइनस हो जाएंगे। तो कैश 49,000 के रह जाएगा, फर्नीचर 5,000 का, गुड्स 24,000 के, डेटर्स 15,000, क्रेडिटर 16,000 और कैपिटल 77,000। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसका दोनों साइड का टोटल करके देख सकते हैं। ये दोनों बराबर आ रहे हैं और हमेशा बराबर ही आएंगे। इसे ही अकाउंटिंग क्वेश्चन कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो भी मिलती रहे। थैंक यू।